इमेजिन अ फार्मर फ्रॉम अ डिस्टेंट पास्ट। उसके पास 100 मेजर्स ऑफ व्हीट था, 50 मेजर्स ऑफ ऑयल एंड 20 मेजर्स ऑफ क्लॉथ था। पहले महीने उसने 10 मेजर्स ऑफ ऑयल खरीदा 20 मेजर्स ऑफ व्हीट पे करके। दूसरे महीने उसने 5 मेजर्स ऑफ क्लॉथ खरीदा 15 मेजर्स ऑफ ऑयल पे करके। और तीसरे महीने उसने 25 मेजर्स ऑफ व्हीट खरीदा 6 मेजर्स ऑफ क्लॉथ पे करके। अब सवाल ये है कि हाउ आर पीपल डिसाइडिंग द प्राइसेस फॉर दीज आइटम्स? लेट्स से द वैल्यू वाज परसीव्ड इन सिल्वर शेकल्स। सिल्वर हाँ। 1 measure of wheat equals to 1 silver shekel, 1 measure of oil equals 2 silver shekels and 1 measure of cloth equals 5 silver shekels। तो अगर wheat, oil, cloth और बाकी सारे आइटम्स क्वांटिटी हैं तो सिल्वर शेकल उसका प्राइस हो गया एंड क्वांटिटी इनटू प्राइस इक्वल्स टोटल वेल्थ। तो हम कह सकते हैं कि इनिशियली इस फार्मर की टोटल वेल्थ 300 सिल्वर शेकल्स के बराबर थी। अब 3 मंथ्स की ट्रेड के बाद उसकी टोटल वेल्थ आ चुकी है 290 यूनिट्स। 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? ये गरीब कैसे हुआ बाद में सोचेंगे, बट फर्स्ट आंसर दिस। अगर ये अगले 3 महीने बहुत स्मार्टली ट्रेड करेगा तो ये अपनी वेल्थ कितनी और इंक्रीज कर सकता है। वेल यूड बी सरप्राइज टू नो ये फार्मर कितनी भी स्मार्टली ट्रेड कर ले, कितनी भी नंबर ऑफ ट्रेड्स कर ले, ये अपनी टोटल वेल्थ को 300 सिल्वर शेकल्स के ऊपर नहीं ले जा पाएगा। इट्स लाइक अ ग्लास सीलिंग जो वो ब्रेक नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि इस फार्मर की तरह विलेज में बाकी लोग भी हैं, उनके पास भी अपने अपने आइटम्स हैं। ये आइटम्स आपस में ट्रेड हो रहे हैं, बट इस विलेज में टोटल नंबर ऑफ आइटम्स तो सेम ही है। तो अगर सब लोगों की कलेक्टिव वेल्थ कांस्टेंट है तो इस गांव की टोटल इनकम पर एक ग्लास सीलिंग है जिसके ऊपर इनकी वेल्थ नहीं जा सकती। बट ये थोड़ा अनरियल एग्जांपल है क्योंकि गेहूं सिर्फ ट्रेड करने के लिए थोड़ी है, गेहूं तो खाने के लिए भी होता है और अगर खा रहे हैं तो कोई ना कोई उसको उगाएगा भी। दैट वे टोटल वेल्थ इज नॉट कांस्टेंट। कंजम्पशन से वो कम भी हो रही है और प्रोडक्शन से वो बढ़ भी रही है। और हमें ये फिगर आउट करना है कि हमारा ये किसान और इसका गाँव वेल्दियर कैसे बनेगा। अब जरा ध्यान दो, ये फार्मर 3 महीने बाद 10 सिल्वर शेकल से गरीब हो गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि सेकेंड मंथ में जब इसने क्लॉथ खरीदा था तो 5 सिल्वर शेकल्स का दाम ज्यादा पे किया और अगले मंथ जब व्हीट खरीदना था तो भी 5 सिल्वर शेकल्स का दाम ज्यादा पे किया। नाउ वी हैव एन आंसर। बस इस किसान को अगले 3 महीने अपने दाम बढ़ा देने हैं तो ये भी अमीर हो जाएगा। एंड वॉला, ग्लास सीलिंग ब्रोकन। Or is it? Well, he cannot just keep increasing prices endlessly to a point where no one can afford his things anymore. And village के total resources तो अभी भी constant है। तो ये अमीर तो हुआ, but इसने अपनी glass ceiling को break नहीं किया। He barely shifted it a bit higher, only by pushing others' ceiling down. क्योंकि अगर ये अमीर हो रहा है तो बाकी लोग गरीब हो रहे हैं बिकॉज इकोनॉमी के रिसोर्सेज तो अभी भी कांस्टेंट है। सो रेजिंग प्राइसेस वोंट वर्क, बट हमें इस फार्मर को फिर भी वेल्दी बनाना है अलॉन्ग विद हिज होल विलेज। हाउ विल वी डू इट? वेलकम बैक टू एपिसोड 3 ऑफ स्टेबल मनी प्रेजेंट्स मैन वर्सेस मनी। आई, मनी माइंडेड मनदीप, आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट अ न्यू फॉर्म ऑफ मनी विदाउट विच इट इज इम्पॉसिबल फॉर एन इकोनॉमी टू ग्रो। अब ये फार्मर अपनी वेल्थ कैसे ग्रो करेगा? ग्रो करके है? अरे मतलब फसल उगा के। राइट, प्रोडक्शन इज द आंसर। बट ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ डिलेमा। क्या वो अपनी व्हीट कंज्यूम करेगा यानी खाएगा या उसको खर्च करके बाकी सामान खरीदेगा विच इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, या फिर वो अपनी व्हीट को जमीन में उगा के और व्हीट उगाएगा? दिस इज व्हाट वी कॉल अ कैपिटल एलोकेशन प्रॉब्लम। इकोनॉमिक्स में इसको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी बोलते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इम्पैक्ट्स आर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एवरी मंथ यू हैव अ डिसीजन टू मेक हाउ टू स्पेंड योर मनी। 3 लोग जिनकी सैलरी एकदम सेम है, हो सकता है 1 साल बाद एक्सट्रीमली डिफरेंट सिनेरियोज में हो। पहले बंदे ने हो सकता है बिटकॉइन ले लिया था और उसकी वेल्थ तो 10 गुना बढ़ गई, प्योरली डम लक। दूसरे वाले ने गाड़ी, आईफोन, PS5 सब कुछ ले लिया एंड ही स्टिल एंजॉयिंग। और तीसरे वाले ने हमारे वीडियोस देखे थे तो उसने SIP स्टार्ट कर दी। बट लेट्स से बिटकॉइन क्रैशेस बाय 80%। फर्स्ट पर्सन लूजेस एवरीथिंग, सेकंड पर्सन विल लूज एवरीथिंग व्हेन ही फाइंड्स आउट ही इज फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब एंड ये जो सारी सामान उसने ले रखा था ये सब EMI पे था। थर्ड पर्सन विल आल्सो लूज एवरीथिंग व्हेन ही इज फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब, क्योंकि उसी समय स्टॉक मार्केट भी क्रैश हो गया। एवरीवन हैज अ चॉइस टू मेक, but not every choice is a right one. You all can make at least one right choice before you spend your money, and that is you make an emergency fund. कभी जॉब चली जाए, मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो आपके पास इतना तो पैसा होना चाहिए कि कुछ महीने आप सरवाइव कर लो। अब कितना पैसा इमरजेंसी फंड में रखना है ये डिपेंड करेगा कि आपका
जॉब रोल क्या है, ऑक्यूपेशन थोड़ा एडवेंचरस है तो आपके पास 12 महीने के एक्सपेंसेस होने चाहिए सेविंग्स में, और अगर आपके पास रिलेटिवली सेफर जॉब है तो 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस आपके पास एज एन इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अब बात ये आती है कि ये सेविंग्स आपको रखनी कहाँ पर है। यू कीप इट इन अ बैंक एफडी दैट जनरेट्स रिटर्न्स अप टू 9.5%, बट सिर्फ हाई रिटर्न्स चेज नहीं करने हैं, आपको इंस्टेंट विड्रॉल का ऑप्शन भी चाहिए क्योंकि ये इमरजेंसी फंड है, इमरजेंसी में निकालना भी पड़ सकता है। इसीलिए आपको डाउनलोड करना है स्टेबल मनी ऐप। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और टॉप कमेंट में मिलेगा। यहाँ पर आप 200 से ज्यादा बैंक्स की एफडीज को कंपेयर कर सकते हो एंड आप सरप्राइज हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, इस बैंक एफडी में आपको 8.6% का रिटर्न भी मिल रहा है, साथ में इंस्टेंट विड्रॉल का ऑप्शन भी है एंड नीडलेस टू से ये बैंक एफडीज हैं, मतलब इसके साथ DICGC का 5 लाख का इंश्योरेंस भी आपको मिलता है, तो आपका पैसा सेफ भी है। इन एफडीज को आप स्टेबल मनी ऐप यूज करके कंप्लीटली ऑनलाइन बुक कर सकते हो, वो भी बिना नया सेविंग्स अकाउंट खुलवाए। डाउनलोड स्टेबल मनी ऐप नाउ एंड स्टार्ट मेकिंग योर इमरजेंसी फंड। Back to the video. Farmer's maximum investment is limited to his total grain minus his own consumption. अब let's say उसके पास 100 measures of wheat है, जिसमें से 50 measures तो वो और उसकी फैमिली कंज्यूम करेंगे, बाकी 50 से वो फार्मिंग करेगा एंड लेट्स से फार्मिंग यील्ड है 1:2, यानी जितना वो बोएगा उसका दुगना पाएगा। तो हार्वेस्ट सीजन के बाद उसके पास 100 measures of wheat होगा। बट बड़ा अजीब फेनोमेना देखने को मिला। उसके पास 100 measures of wheat था, 50 उसकी फैमिली ने कंज्यूम कर लिए, 50 से उसने फार्मिंग किया और वापस उसको 100 measures of wheat मिल गया। Where the hell is growth? This farmer is stuck in a perfect circle ending exactly where he started. And this is called a subsistence trap. Subsistence economy में लोग अपने परिवार को bare minimum resources पर सस्टेन करते हैं, क्योंकि जितना भी वो प्रोड्यूस कर पाते हैं उतना का उतना वो कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे हमारे फार्मर ने भी जो एक्स्ट्रा 50 measures of wheat उगाया, उतना ही उसका नेक्स्ट ईयर का कंजम्पशन भी हो जाएगा। And growth is hardly visible. जरा सोचो, does this farmer have unlimited land to farm? No. Does this farmer have unlimited water supply? No. Does this farmer have unlimited labor supply? No. Does this farmer have unlimited storage facilities? No. Does he have complete control over weather conditions? Also no. Instead of seeing an exponential growth, this farmer is experiencing a very slow, painful and linear growth, if at all. Subsistence economy. Produce, consume, repeat. अब क्वेश्चन सेम है, how will this farmer generate surplus? You see, sometimes a person is fully capable and qualified to do business, but it does not mean वो business कर लेगा, let alone उसको grow कर पाएगा, क्योंकि business के लिए crucial है capital, land, labor, water, seeds, everything is capital. Now, what if he could borrow some capital from the village temple? जैसा earlier episodes में मैंने बताया था, civilizations जैसे मेसोपोटामिया, नाइल वैली, इंडस वैली civilization में temples started acting like financial institutions. लोग अपना सरप्लस ग्रेन टेंपल में स्टोर करते थे एंड टेंपल उसी ग्रेन में से फार्मर्स को लोन दिया करते थे एंड दैट्स हाउ इस दुनिया में क्रेडिट इंट्रोड्यूस हुआ। अब हमारे इस किसान ने सेकंड ईयर के लिए टेंपल से 100 measures of wheat का लोन ले लिया। सेकंड ईयर ही विल स्टार्ट विद 200 measures of wheat. हिज फैमिली विल कंज्यूम 50. पहली बार वो 2 लोगों को एज लेबर हायर करेगा क्योंकि इस बार वो ज्यादा फार्मिंग करने वाला है एंड उसके पास वेजेस में पे करने को 25 measures of wheat भी है। रिमेनिंग 125 विल गो टू फार्मिंग एंड दैट विल जनरेट हिम 250 measures. इसमें से पहले वो टेंपल का लोन रीपे करेगा 100 measures प्लस 30 measures इंटरेस्ट के साथ। उसके बाद बचेंगे 120 measures of wheat which is 20% मोर देन फर्स्ट ईयर। नाउ वी हैव अ सरप्लस ऑफ 20 measures. नेट इस गांव में टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेस बढ़ गए एंड ये ग्लास सीलिंग सबके लिए थोड़ी सी ऊपर हो गई। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, क्रेडिट इज फ्यूचर मनी। ये फार्मर जो 100 measures of wheat खेती करने के बाद अगले हार्वेस्ट सीजन में कमाने वाला था, उसको वही 100 measures of wheat आज मिल गए। बट नथिंग इज फ्री। उसको ये 100 measures of wheat लोन की फॉर्म में मिला जिसका इंटरेस्ट वो हैप्पीली अपने फ्यूचर प्रॉफिट्स में से पे करेगा। बट बाय पुलिंग हिज फ्यूचर इनकम टू प्रेजेंट टाइम ही कैन इंक्रीज द कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर हिज बिजनेस एंड अल्टीमेटली इंक्रीज हिज प्रॉफिट्स। सो इन अ वे वी ब्रिंग आवर फ्यूचर इनकम टू प्रेजेंट टाइम बाय बोरोइंग मनी, but that future will not even exist if we do not borrow money. The beginning is the end. The end is the beginning. Let that sink in. But that's not the entire power of credit. We now need to understand what is a letter of credit. Let's say इनके विलेज में बहुत दूर से ट्रैवल करके एक सॉल्ट ट्रेडर आता है। वो अपना 100 measures of salt बेचना चाहता है 300 measures of wheat के बदले।
बट इनके विलेज में तो वीट को हार्वेस्ट होने में 10 दिन बाकी हैं। अब या तो सॉल्ट ट्रेडर निराश होकर वापस चला जाएगा रिजल्टिंग इन अ लॉस ऑफ ट्रेड, या फिर मजबूरी में आकर अपना सारा सॉल्ट आधे भाव में एक अपॉर्चुनिस्ट मर्चेंट को बेच देगा। इनके ही विलेज का वो अपॉर्चुनिस्ट मर्चेंट आधे भाव में ये सॉल्ट खरीद कर 10 दिन वेट करेगा। फिर जब वीट हार्वेस्ट होगा तो विलेज वालों को फुल प्राइस पर सॉल्ट बेचकर 100% प्रॉफिट कमा लेगा। बट एक तीसरा रास्ता भी है। विलेज के लोग टेम्पल के पास जाएंगे लोन लेने, बट टेम्पल के पास भी इस वक्त वीट नहीं है लोन देने को, क्योंकि टेम्पल भी हार्वेस्ट का ही वेट कर रहा है। सो टेम्पल विल इशू अ क्ले टैबलेट जिस पर लिखा होगा कि टेम्पल ओज देम 300 मेजर्स ऑफ वीट। दिस टैबलेट इज अ प्रॉमिस टू पे। एंड क्योंकि ये टैबलेट एक टेम्पल ने इशू किया है जिस पर पूरा गांव विश्वास करता है, दिस प्रॉमिस बिकम्स एज गुड एज मनी। तो फ्यूचर में कोई भी इंसान ये टैबलेट टेम्पल में जमा करवा के इसके बदले में 300 मेजर्स ऑफ वीट ले सकता है। नाउ इमेजिन नॉट जस्ट वन बट अ नेटवर्क ऑफ टेम्पल्स कवरिंग मल्टीपल विलेजेस एंड टाउन्स। फर्स्ट टेम्पल का इशू किया हुआ टैबलेट अगर किसी ट्रैवलर ने दूसरे विलेज में जाके सेकंड टेम्पल में जमा करवाया तो सेकंड टेम्पल उसको ऑनर करके वीट दे देगा। बाद में सेकंड टेम्पल फर्स्ट टेम्पल से उतना वीट ले लेगा। इन मोस्ट केसेस लेना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उल्टा ट्रेड भी तो हो जाएगा। जब किसी दिन सेकंड टेम्पल का इशू किया हुआ टैबलेट कोई ट्रैवलर फर्स्ट टेम्पल में आके जमा करवाएगा एंड हिसाब बराबर। यू सी, क्रेडिट की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होने लगी विदाउट इवन मूविंग फिजिकल गुड्स। एंड अब ये टैबलेट्स प्रॉमिस टू पे के साथ साथ लेटर्स ऑफ क्रेडिट बन गए। लेटर्स ऑफ क्रेडिट का मतलब एक टेम्पल का किया हुआ वादा दूसरा टेम्पल फुलफिल करेगा। तो गांव वाले टेम्पल से लोन लेंगे, लोन उनको टैबलेट की फॉर्म में मिलेगा विच इज अ लेटर ऑफ क्रेडिट। वो सॉल्ट ट्रेडर को देंगे। सॉल्ट ट्रेडर इज फाइनली हैप्पी टू सेल हिज सॉल्ट एट फेयर प्राइस। अब आप बताओ, what is money? Something that contains value and something that is transferable and that is used to buy things is called money. So when a clay tablet, which is a debt, becomes a transferable asset rather than being just a personal obligation, then debt becomes money. बट ये ऐसे ही नहीं हो गया, बहुत सारी कंडीशंस फुलफिल होनी जरूरी है। सब लोगों का, ना सिर्फ एक विलेज बल्कि सारे विलेजेस एंड टाउन्स के लोगों का टेम्पल्स में कलेक्टिव ट्रस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना उन टैबलेट्स की वैल्यू खत्म हो जाएगी। टेम्पल्स का नेटवर्क होना भी बहुत जरूरी है, वरना फिर से सेम प्रॉब्लम आ जाएगी। टेम्पल्स के बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स भी सुपीरियर होने बहुत जरूरी है, क्योंकि आप हिसाब किए बिना ट्रेड्स नहीं कर सकते। क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म्स होने भी जरूरी हैं, क्योंकि ये पहचानना भी है कौन लोन लेकर उसे रीपे कर सकता है और कौन नहीं। एंड फाइनली रूल्स का एनफोर्समेंट। अगर किसी ने पैसा नहीं चुकाया तो सजा क्या बनती है उसकी। नाउ लेट्स टेक इट अप अ नॉच। लेट्स से आप 750 AD में एक ब्लैक पेपर एक्सपोर्टर हो मालाबार कोस्ट ऑफ इंडिया में। 7 समंदर पार करके बगदाद से आपके पास एक मर्चेंट आता है और वो आपको 1000 kg ऑफ ब्लैक पेपर का ऑर्डर देता है। लेट्स से इसकी टोटल वैल्यू 1000 गोल्ड कॉइन्स थी। वैसे उस जमाने में गोल्ड कॉइन्स को गडियानास बोलते थे। डिलीवरी इज ड्यू इन 8 months, बट उस मर्चेंट ने आपको एक भी गोल्ड कॉइन एडवांस में नहीं दिया। आप एक छोटे ट्रेडर हो, 100-200 किलो से ज्यादा का ट्रेड आपने कभी संभाला ही नहीं है। इतना बड़ा ऑर्डर फुलफिल करने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए। सबसे पहले तो जाकर फार्मर को पैसा देना है ताकि वो सीड्स खरीदकर पेपर उगा सके, क्योंकि 8 महीने में आपको पेपर चाहिए। एंड उस जमाने में भाई साहब पेपर की डिमांड वाज स्काई रॉकेटिंग, तो आपको अपना ऑर्डर जल्द से जल्द प्लेस करना था। अगला चैलेंज, आपके पास इतना बड़ा गोडाउन ही नहीं है जहां पर आप इतना सारा पेपर स्टोर कर सको इवन टेम्परेरीली। साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, शिपिंग एंड पैकेजिंग, बहुत सारे अलग तरीके के कॉस्ट हैं। हाउ विल यू पुल दिस ऑफ? दिस इज व्हाट वी कॉल अ वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम। मतलब आपके बिजनेस को एक बहुत बढ़िया ऑर्डर मिला है जिसका पेमेंट ऑर्डर डिलीवरी के बाद ही मिलेगा, पर वो ऑर्डर फुलफिल करने के लिए आपको कुछ खर्चे भी करने हैं जिसका पैसा आपके पास आज नहीं है। तो बगदाद के मर्चेंट ने आपको एक क्रेडिट नोट जरूर दिया जिस पे लिखा था कि वो 8 महीने बाद आपको 1000 गोल्ड कॉइन्स दे देगा। इट इज अगेन अ प्रॉमिस। अब वो तो स्ट्रेंजर है, उसके प्रॉमिस पर कौन ट्रस्ट करेगा? इसीलिए वो क्रेडिट नोट उसने अपने हाथ से नहीं लिखा था। वो क्रेडिट नोट बगदाद मर्चेंट्स गिल्ड ने इशू किया था। व्हाट इज अ गिल्ड? A guild is an organization of people who are in the same profession. एक तरह से बैंक प्लस सेल्फ गवर्निंग बॉडी का कॉम्बिनेशन। व्यापारी लोग मिलकर इसके मेंबर्स बनते हैं एंड इस गिल्ड के मेन काम होते हैं अपनी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करना, किंग्स के साथ बेटर डील्स नेगोशिएट करना, ट्रेड स्टैंडर्ड सेट करना, चीटर्स एंड डिफॉल्टर ट्रेडर्स को बैन कर देना, दो ट्रेडर्स के बीच के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना। तो उस पर्टिकुलर मार्केट में उस गिल्ड की रेपुटेशन काफी ज्यादा अच्छी होती है। गिल्ड के मेंबर्स अपने रिसोर्सेज को पूल करते हैं, which gives them the power to issue loans and insurance services to its members.
This allows traders to expand their business with the help of credit and reduce their risk with the help of insurance. तो overall ease of doing business बढ़ जाता है, which allows a trader to grow and expand their business. By the way, ये गिल्ड टाइप स्ट्रक्चर मॉडर्न टाइम्स में भी यूज होता है. कमेंट करके बताओ अगर आपको ऐसा कोई स्ट्रक्चर पता है तो बगदाद मर्चेंट्स गिल्ड ने इस पर्टिकुलर बगदाद के मर्चेंट को 100 गोल्ड कॉइन्स का लोन दिया. नॉट इन फिजिकल गोल्ड कॉइन्स बट एज अ क्रेडिट नोट. वो ही क्रेडिट नोट वो 7 समुंदर पार ले आया मालाबार में और आपको थमा दिया. अब आप ये क्रेडिट नोट दिखाओगे अपने स्पाइस ट्रेडर्स गिल्ड में. आपके पास भी तो अपना रिप्रेजेंटेशन है. आपका गिल्ड इस क्रेडिट नोट को वैलिडेट करेगा, असली है नकली है पता करेगा. वंस दे आर कन्विंस्ड कि आपको सही में 1000 kg ब्लैक पेपर स्पाइस का ऑर्डर आया है, ये तो बिजनेस के लिए अच्छी खबर है, और ये ट्रेड फुलफिल करने के लिए आपको 800 गोल्ड कॉइन्स की जरूरत है, तो आपका गिल्ड आपको 800 गोल्ड कॉइन्स वर्थ क्रेडिट नोट इशू कर देगा. उस जमाने में क्रेडिट नोट को हुंडी बोला करते थे. आपने बस अपने गिल्ड से रिक्वेस्ट किया कि आपको 800 कॉइन्स का एक हुंडी नहीं चाहिए, आपको 300, 300 और 200 की 3 हुंडी चाहिए. पहली हुंडी लेकर जाओगे आप फार्मर के पास, उससे आप 1000 किलो ब्लैक पेपर खरीदोगे. फार्मर विल यूज दिस हुंडी टू बाय सीड्स, पे फॉर लेबर, बाय डिफरेंट टूल्स एंड वो अपनी खेती स्टार्ट कर सकता है. सेकंड हुंडी आप शिप बिल्डर्स के पास लेकर जाओगे और उनसे ट्रेड कंटेनर्स बनवाओगे. शिप बिल्डर भी इसी हुंडी को यूज करके टिम्बर खरीदेंगे. दैट इटसेल्फ विल ट्रिगर अनदर सेट ऑफ ट्रेड्स विद फॉरेस्ट गिल्ड. वो आयरन नेल्स भी खरीदेंगे, अपने वर्कर्स को भी पेमेंट करेंगे. और थर्ड हुंडी से आप टेम्परेरीली एक गोडाउन को रेंट करोगे. वो गोडाउन ओनर भी उस हुंडी को यूज करके अपने स्टाफ को सैलरीज पे कर सकता है, गोडाउन चलाने के बाकी खर्चे भी पूरे कर सकता है. कहने का मतलब 7 समंदर पार बगदाद से एक मर्चेंट आया. ऑल इट टुक इज 1 क्रेडिट नोट ऑफ 100 गोल्ड कॉइन्स, जिसकी वजह से हमारे यहाँ मालाबार में ही 20-25 डिफरेंट न्यू ट्रेड्स ट्रिगर हो गई, अफेक्टिंग 50+ फैमिलीज विद टोटल ट्रेड वॉल्यूम्स ऑफ 3000 to 3500 गोल्ड कॉइन्स. ये सब कुछ हो गया एक ब्लैक पेपर खरीदने के चक्कर में जो अभी तक तो हार्वेस्ट भी नहीं हुआ है. अगर इकोनॉमी में क्रेडिट ही ना होता तो सबसे पहले तो प्रोडक्शन ही इंक्रीज नहीं हो पाता, प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो पाता तो ट्रेड भी लिमिटेड होता, ट्रेडर का वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हो पाता, जिसकी वजह से एक छोटा ट्रेडर कभी भी एक बड़ा ऑर्डर फुलफिल ही नहीं कर पाता. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड्स भी एक्सपैंड नहीं हो पाती ड्यू टू रिस्क फैक्टर्स एंड डिपेंडेंसी ऑन फिजिकल गुड्स. एंड एक ट्रेड की वजह से ज्यादा लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज ही नहीं हो पाती. बट विद क्रेडिट हमने प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड को भी सॉल्व किया, हमने फिजिकल गुड्स की डिपेंडेंस भी कम कर दी, हमने ओवरऑल रिस्क भी रिड्यूस कर दिया, हमने ऑफ सीजन में भी ट्रेड कर लिया जब पेपर उगा ही नहीं था, और हमने ये भी देखा कि कैसे हमारे छोटे स्पाइस ट्रेडर का वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम सॉल्व हुआ सिर्फ एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन से, जिसकी वजह से वो बिजनेस कर पाया एंड उस इकोनॉमी में बाकी सभी लोग बिजनेस कर पाए. डेट इक्वल्स मनी, आई एम सॉरी, ट्रांसफरेबल डेट इक्वल्स मनी. कैसा लगा ये एपिसोड प्लीज कमेंट करके जरूर बताना. मैं मिलता हूँ आपसे एपिसोड 4 में. थैंक यू एंड बाय.